Hello everyone. Now let's see the last part of your evidences for evolution, the molecular evidences of evolution. हमने अब तक पेलियोंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल्स वाले एविडेंसेस देख लिए. उसके बाद हमने एम्ब्रियोलॉजिकल द कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ एम्ब्रियो एंड द सिमिलैरिटीज ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स वो देखे. उसके बाद अपन ने देखे सर्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंसेस, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स और तीसरे थे तुम्हारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स. मतलब ये सारी सिमिलैरिटीज आपने ऑलरेडी अपन अच्छे से देख ली. लास्ट पार्ट है योर मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर अपने को क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती है ऑर्गेनिजम्स में. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को सब स्कूल अपन ने 11th में भी देखे थे वही बातें हैं. पूरी सेल्यूलर सिमिलैरिटीज और बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूँ. मतलब अपने मॉलिक्यूल्स कैसे सेम है. देखो, चाहे तुम यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया लो या कोई एक फिश लो, अल्गी लो, कोई ब्रायोफाइट लो, टेरिडोफाइट लो, मैमल लो, कोई एम्फीबियन देख लो या कोई रेप्टाइल की बात कर लो, सबके बॉडीज क्या है. सबसे पहले ऑल ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट सेल्स दे फॉर्म द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल से बनते टिश्यूज, टिश्यू से बनते ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स और सिस्टम से बनता पूरा ऑर्गेनिज्म. मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. तो हमारी जो पहली सेल थी तो वो भी सेल ही थी, उससे बाकी के सब ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए. मतलब वो भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था और उससे बाद में जाके अपने सिंगल सेल से मल्टी सेल ऐसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही बने. अल्टीमेटली वी ऑल हैव सेल्स. तो मतलब क्या, हमारे एंसेस्टर को भी सेल थी और हम उनसे इवॉल्व होकर बने आले, हमें सब में सेल्स है. तो हमें कहीं ना कहीं सेल्यूलर सिमिलैरिटीज है. तो सबसे पहली मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी, बायोकेमिकल सिमिलैरिटी क्या है. वी हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस सेल पार्ट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सब में है. इट प्रोड्यूसेस एटीपी फॉर वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल लिविंग सेल्स. चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में एटीपी रहता. इट इज द बेसिक फीचर दैट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. मतलब क्या है, बैक्टीरिया में इसमें सब में एनर्जी बोल के क्या यूज होंगे, एटीपी. तो बैक्टीरिया भी एटीपी बना रहा, बैक्टीरिया से अपन इवॉल्व हुआ रहे, तो इसलिए अपन ने भी फिर एनर्जी के लिए दूसरा कोई करेंसी तैयार नहीं करे, दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी बोल के यूज नहीं करते. वी ऑल्सो यूज एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. मतलब क्या, सब में सिमिलर मॉलिक्यूल क्या क्या है, वही अपने मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज. तो जैसे कि एटीपी, योर प्रोटीन्स, वेरियस सिमिलैरिटी इन बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, वेरियस शुगर्स, अमाइनो एसिड्स. देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, राइट. तो वो सब में 20 अमाइनो एसिड ही. Genes are also similar. Some genes that are coding for ATP, that are coding for various molecules, so they are also same. Genetic material either DNA और RNA, सब में न्यूक्लियोटाइड्स ही है. डीऑक्सी हो या फिर ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हो, सब में एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, यही नाइट्रोजन बेसिस है. तो अपने जेनेटिक मटेरियल भी सिमिलर, ये डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड, किसी में डबल स्टैंडर्ड, आरएनए, डीएनए, बट वी हैव जेनेटिक मटेरियल. Okay, then we have codons. What are these codons? We will see them in molecular basis of inheritance. But the three successive unpaired nitrogen bases present on the strand of mRNA, they are called codons. अपन ने mRNA के स्ट्रक्चर में 11 में देखे थे. कोडॉन सब में चलता. कोडॉन से फिर अमीनो एसिड कोड होता और अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन्स बनते. मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट ऑल्सो ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी. प्लस एंजाइम सब में रहते हैं. एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट्स. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस. सो दे आर आल्सो सेम. अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स रहेंगे, बट मोस्ट कॉमनली दिस दे आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. सिमिलर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, इट मे बी कैटाबॉलिक एक्टिविटी, इट मे बी एनाबॉलिक एक्टिविटी. हम कुछ चीजों को तोड़फोड़ करेंगे, कुछ चीजें तैयार करेंगे. हमारे फिर बॉडी में अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस रहेंगे. फॉर एग्जांपल हम एक्सक्रीशन करेंगे, हम डाइजेशन कैरी आउट करेंगे, हम हमारी बॉडी के फिर मसल की वगैरह मूवमेंट रहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सिमिलैरिटी रहेगी, बस अपने अपने लेवल पे थोड़ी अलग रहेंगी. फिश में भी क्या हुआ, एक्सक्रीशन रहेगा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे. मैमल्स भी एक्सक्रीट करेंगे. तो बस वो यूरिन किसी का रहेगा, किसी के अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, कोई यूरिक एसिड, कोई यूरिया एक्सक्रीट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बट अल्टीमेटली बेसिक एक्टिविटी ऑफ एक्सक्रीशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो चाहे बैक्टीरिया भी हो, बैक्टीरिया भी कचरा तैयार करेगा, उसको एक्सक्रीट करेगा. मीन्स वी हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. And lastly, you have various molecules that are mostly similar.
डीएनए में भी सिमिलरिटी है, ह्यूमन का डीएनए मंकी से काफी मिलता जुलता, फिर रैट से भी मिलता जुलता, काऊ से भी मिलता जुलता, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है। अदरवाइज वी हैव वास्ट सिमिलरिटी अमंग द डीएनए एज वेल। Means these are the molecular similarities that are actually nothing but the evidences. You can compare the molecules and you can establish the link. बायोकेमिस्ट्री पे से भी अपन उसकी evolutionary link ढूंढ सकते कि ये किस ऑर्गेनिज्म से आया वाला है। Therefore, molecules that are present in our cell, our body, they also act as the evidence for evolution by comparing the similarities among them. Okay, so यहाँ पर तुम्हारे similarities वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता। हमने evidences सारे देख लिए और इस तरीके से ये छोटा सा एक, आपको पता ही ये सब सिमिलरिटीज है, अपने को याद रखने को भी कोई हार्ड नहीं है, आपको सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो एविडेंसेस पूरे खत्म हुए, इनके आधार पे हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ या नहीं। वैसा देखा जाए तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मानने वाले हैं। उसके ऊपर से तो बहुत डायरेक्ट प्रूफ मिल जाता है कि यस इवोल्यूशन हुआ वाला, ये ऐसा था पहले और अब ऐसा, उसका फॉसिल देख के आप डायरेक्टली पहचान सकते। तो मोस्ट अगर इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो पैलेंटोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको किसी ने पूछा कि कौन सा एविडेंस सबसे स्ट्रांग है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को माना गया है। ओके, सो हियर वी आर डन विद द एविडेंसेस। नाउ लेट्स सी वन शॉर्ट बिट दैट इज गिवन इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। नाउ अ स्मॉल बिट स्पेसिएशन, it is given in state board textbook, plus it is also important from the point of your aims. ओके, तो दो प्रकार के स्पेसिएशन रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पेसिएशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। अपन ने इवोल्यूशन में देखे थे वेरियस मैकेनिज्म्स वर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, जैसे कि तुम्हारे जेनेटिक वेरिएशन, जीन म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो। नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट ऑब्वियस मैकेनिज्म दैट हेल्प्स इन जीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो नए स्पेसीज बनने की जो प्रोसेस रहती है उसको बोलने का स्पेसिएशन। अब ये दो प्रकार से होते हैं, पहले तो रहेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा रहेगा सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। दोनों के दोनों टाइप से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? व्हेन मेनी स्पीशीज अराइज फ्रॉम अ कॉमन स्पीशीज, एक कॉमन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तैयार होना, अलग अलग स्पीशीज तैयार होना, जस्ट लाइक योर डार्विन्स फिंचेस, तो उसको बोलने का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के दो प्रकार है, एलोपेट्रिक इवोल्यूशन या फिर एलोपेट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पेट्रिक इवोल्यूशन। अब एलोपेट्रिक में क्या होता है, देखो तुमने डार्विन्स फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन में देखे थे। एक फिंच था, उससे कई प्रकार के फिंचेस तैयार हुए थे, बिकॉज दैट फिंचेस वेर सेपरेटेड बाय वेरियस ज्योग्राफिकल बैरियर्स। गैलापागोस आइलैंड्स पर क्या हुआ था, एक फिंच था, वो इधर जाके बस गए, कुछ फिंच कुछ दूसरे आइलैंड पे, कुछ तीसरे आइलैंड पे, कुछ अलग आइलैंड पे। वहां पे उनको जिस साइज के सीड्स मिले, जो खाने को मिला, उस हिसाब से उनमें अडेप्टेशंस हुए, उनके बीक के साइजेस बदलते गए और टाइम के साथ वो अलग स्पेशीज बोल के इवॉल्व हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टर सबका एक था। ये अपन ने एडेप्टिव रेडिएशन में देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्पेशीज फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर व्हेन दे आर डिवाइडेड और सेपरेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स लाइक ओशंस। ओके, तो यही तरीके का एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में होता। इसका मीनिंग अपन देखें अगर, तो एलो मतलब डिफरेंट, अलग, ओके, अदर, एंड पैट्रिक, पैट्रॉन, अपने पेट्रियोटिक वर्ड सुना होगा, भक्त देश वगैरह के लिए अपन यूज करते वर्ड, कंट्री, पैट्रॉन, पेट्रियोटिक वगैरह अपने वर्ड। तो एलोपेट्रिक, अदर कंट्री, अलग अलग जगह पे जाके जब पॉपुलेशन एस्टेब्लिश होती और उससे नए स्पेशीज तैयार होते, इट इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। जस्ट लाइक योर डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस क्या हुए थे, द पॉपुलेशन सेपरेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स, अलग अलग आइलैंड्स पे जाके वो फिंचेस बस गए थे, मतलब पॉपुलेशन इज ऑलरेडी सेपरेटेड बाय आइलैंड्स, के बीच में ओशंस है, सो ओशंस आर द बैरियर्स हियर, सो पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बाय बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर, एंड देन दे इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज एट दैट प्लेस। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन के फॉर एग्जांपल इनमें कुछ गैप आ गया, एक माउंटेन आ गया, नदी आ गई, फॉरेस्ट आ गया, कुछ इस तरीके से कुछ तो भी इनमें एक रुकावट आ गई, ज्योग्राफिकली दे गॉट आइसोलेटेड। तो ये पॉपुलेशन अलग इवॉल्व होंगी, ये पॉपुलेशन अलग से इवॉल्व होंगी और इससे एक नया स्पीशीज इधर बनेगा, इससे नया स्पीशीज बनेगा। सिंपली योर डार्विन्स फिंचेस, बेस्ट एग्जांपल है इसका, डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस इज द एग्जांपल ऑफ एलोपेट्रिक और इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या याद रखने का,
population is divided by geographical barrier and therefore that they will evolve into new population. It is called allopatric evolution or allopatric speciation. लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि population is not divided by any barrier, population वही रहती, उनमें से कुछ के कुछ स्पेशीज अलग बन जाते। ओके, इधर ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर लिए कि तुम्हारे पास एक लेक है, वो लेक में क्या होगा, पानी कम हो गया, तो ऐसा होगा कि एक लेक के दो लेक्स तैयार हो गए और उसमें पानी बढ़ा, इसमें बीच में एक छोटा सा ऐसा माउंटेन जैसा एक हाइट वगैरह तैयार होगी लेक में। इधर पहले एक लेक थी ऐसी, फिर इसमें यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह थी वो इस तरीके से, इधर इतना पानी भरा था, तो यहाँ पे जो फिशेस थे वो फिश, ओके। लेकिन टाइम के साथ पानी कम होते गया और ये मिट्टी का टीला जो था, यहाँ पे जो कुछ भी मिट्टी वगैरह थी उसकी हाइट बढ़ गई और ओके, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, एक लेक के बदले दो लेक्स तैयार हो गए यहाँ पे। फिर तो अब इधर के फिश अलग रह गए, इधर के फिश अलग रह गए, वो कभी मिल नहीं पाएंगे वापस से। तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर के ऑर्गेनिजम्स अलग स्पेशीज बन जाएंगे, इधर की फिश से अलग स्पेशीज तैयार हो। मीन्स यहाँ पे जरूरी क्या है, फिजिकल बैरियर, एक ज्योग्राफिकल बैरियर का होना जरूरी, तो अलग अलग स्पेशीज बनेंगे इन एलोपैट्रिक। ये अलग कंट्री हो जाएंगी, ये अलग कंट्री हो जाएगी, अदर कंट्री। वर्ड आ रहा ध्यान में, एलोपैट्रिक मतलब क्या, अलग अलग रीजन्स में जो इवोल्यूशन वाला है ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर, इट इज नोन एज एलोपैट्रिक स्पेसीज। लेकिन सिंपैट्रिक में ऐसा नहीं होगा, वो एक ही एरिया रहेगा पूरा इस तरीके से। अगर वो वापस से मैं उसका एग्जांपल दे रहा, वो लेक एक ही रहेंगी, लेकिन उसके अंदर कुछ फिशेस क्या होगा, अचानक से मॉडिफाई इस तरीके से हो जाएंगे, उनमें से कुछ फिशेस में सडन लार्ज म्यूटेशंस हो जाएंगे। इतने म्यूटेशंस हो जाएंगे, उनके क्रोमोसोम सडनली बदल जाएंगे, उनके जीन्स वगैरह, और उसकी वजह से वो फिश अपने आप में अलग फिश बन जाएंगे। उसका इन फिश के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, ज्योग्राफिकली आइसोलेट नहीं हुए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में अपन दो अलग अलग कर देते, दोनों के हिस्से, दोनों पॉपुलेशन को बांट देते, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन साथ में है, लेकिन ज्योग्राफिकली आइसोलेट नहीं हुए, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आइदर ड्यू टू वेरियस म्यूटेशंस। सडनली म्यूटेशन, उनके डीएनए इतना बदल गया, उनके रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ वो तैयार हो गए। सो व्हेन देयर आर नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड पॉपुलेशन सेपरेट्स इनटू within same population by reproductive barrier or reproductive isolation, it is called by due to some large mutations, it is called your sympatric speciation। जैसे कि सिक्लिड फिश का एग्जांपल यहाँ पे आता है, आपको मैं फोटो बता रहा हूँ, देखो सिक्लिड फिश का कैसा हुआ था। तो अलग अलग कलर के फिशेस दिख रहे हैं, देखो आपको सिक्लिड फिश। तो ये सिक्लिड फिश में क्या हुआ, कुछ फिश में सडनली कलर अलग दिख रहा है, तो ठीक है बाबा, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन दूसरे सिक्लिड फिश के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस, उनके गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर थोड़े बदल गए थे। तो इसकी वजह से अलग अलग प्रकार के सिक्लिड फिश एक ही लेक में तैयार हुए थे। ये सबसे कॉमन एग्जांपल हमेशा दिया जाता है। प्लांट्स में सिंपैट्रिक बहुत कॉमन दिखाई देगा तुम्हारे को, बहुत काम की चीज है, ये याद रखो। प्लांट्स में जनरली सिंपैट्रिक स्पेसिएशन अपने को दिखाई देता, जैसे कि आपने स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर में देखे थे, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स, एलोपॉलीप्लॉइड्स वहां पे देखे थे आपने, तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, ट्रिटिकेल वगैरह कुछ, तो हेक्साप्लॉइड प्लांट्स, ओके। अब उसमें क्या रहता है, ट्रिटिकम की एक वैरायटी है, गेहूं की वैरायटीज है, तो गेहूं डिप्लॉइड पे रहते, टेट्राप्लॉइड पे रहते, हेक्साप्लॉइड पे रहते। डिप्लॉइड मतलब गेहूं के उस प्लांट के जो सेल्स है उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड में एक ही क्रोमोसोम की 4 कॉपी, टेट्राप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में एक ही प्रकार के 6 कॉपीज, हेक्साप्लॉइड। मतलब यहाँ पे प्लॉइड ही बदल के देखो, क्रोमोसोम्स डबल ट्रिपल हो गए, क्रोमोसोम्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे। तो ये अलग अलग स्पेशीज है। डिप्लॉइड प्लांट का टेट्राप्लॉइड प्लांट के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसी तरीके से टेट्राप्लॉइड का हेक्साप्लॉइड के साथ, हेक्साप्लॉइड का डिप्लॉइड के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं होता, बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्रोमोसोम्स। उनके गैमेट्स हैप्लॉइड रहेंगे, इसके गैमेट्स ट्रिप्लॉइड रहेंगे, तो इनका फ्यूजन होगा, तो फिर एक टेट्राप्लॉइड जाइगोट बनेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से क्या होता, फिर हेक्साप्लॉइड अलग पॉपुलेशन तैयार हो जाती, डिप्लॉइड की अलग पॉपुलेशन और टेट्राप्लॉइड की अलग पॉपुलेशन तैयार होती। अब आप बोलोगे कि सर ये डिप्लॉइड था, इसका टेट्राप्लॉइड कैसा होगा, बाय सर्टन चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर, म्यूटेशन होगा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स डबल हो गए, तो एक प्रकार से जब लार्ज म्यूटेशन हो गया तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, उनका रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, भले वो गेहूं एक ही जगह पे आए वाले हो।
तो जब इस तरीके से होता, when there is reproductive isolation and there are certain large mutations that are responsible for it, so that kind of isolation is responsible for formation of sympatric species. ओके तो जब एक ही पॉपुलेशन में म्यूटेशन की वजह से अलग अलग स्पेशीज तैयार हो रहे हैं ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इट इज कॉल्ड सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। लेकिन जब एक ही पॉपुलेशन बढ़ जा रही है अलग अलग टुकड़ों में और फिर उसमें ऑटोमेटिक नेचुरली होगा उसमें स्पेशीज फॉर्मेशन, इट इज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ऑब्वियसली इट इज स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट सिंस इट इन्वॉल्व म्यूटेशन इट इज फास्ट एंड रैपिड प्रोसेस। ओके अब ये बैरियर हटने के चांसेस इसमें है क्या नहीं देखो, तो ये जो नदी है या फिर यहाँ पे जो लेक लिए थे, तो लेक में जो बैरियर तैयार हुआ था, सो दैट बैरियर कैन बी ब्रोकन। तो आइसोलेटिंग बैरियर आप तोड़ सकते, वापस दो लेक्स को एक लेक कर सकते, वी कैन डू दिस। बट यहाँ पे बैरियर ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव बैरियर है, ये उनके जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व वाला है, उनमें म्यूटेशंस आ गए, वी कैन नॉट ब्रेक दिस वन। सो हियर बैरियर कैन बी ब्रोकन, आइसोलेटिंग बैरियर कैन बी ब्रोकन, but here the barrier cannot be broken. Point number 3, it is slow process. Point number 4, the barrier can be broken, but here the barrier cannot be broken. Point number 4. Point number 5 example, Darwin's finches evolved by allopatric speciation, whereas the plants such as your hexaploid varieties, polyploid varieties of plants, cichlid fish, various colored cichlid fishes, so they evolved by sympatric speciation. ठीक है, तो बोर्ड के लिए तो आपको हैश दिया ना, तो करना ही है स्टेट बोर्ड के हिसाब से, प्लस आपको एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीट में एम्स में आपको पूछेंगे एमसीक्यू, तो सिंपैट्रिक और एलोपैट्रिक ध्यान से समझ लो। जब ज्योग्राफिकली आइसोलेट रहते तो एलोपैट्रिक, जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते तो सिंपैट्रिक। ये स्लो होगा, ये फास्ट होगा। प्लांट्स में कौन सा दिखाई देता जनरली, सिंपैट्रिक, और एनिमल्स में जनरली कौन सा दिखाई देता, एलोपैट्रिक। ओके सो दिस इज अबाउट दी डार्विन्स फिंचेस का पूछ सकते हैं लास्ट वन, कि डार्विन्स फिंचेस कौन से हिसाब से इवॉल्व वाले, सो दे आर इवॉल्व बाय एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलो मतलब अलग अलग, अदर कंट्री, सिम मतलब सेम कंट्री, सेम पॉपुलेशन में रह के इवोल्यूशन वाला है, ये अलग अलग पॉपुलेशन में बढ़ जाने के बाद इवोल्यूशन हुआ है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन एंड वी विल स्टॉप हियर टुडे। Then we will continue with the actual account of evolution of human being। देखने के पहले अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।